नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारी हिंदी की ये तीसरी क्लास है जिसमें हम आज चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और इस अध्याय दूसरे का नाम है शब्द। आज हम शब्द के बारे में जानेंगे। शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन ले लीजिए और इस पर शब्द का टॉपिक आज शुरू करते हैं। आशा है आप सब लोग ऑनलाइन आ जाओ। जितनी जल्दी आप ऑनलाइन आ जाएंगे आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप शब्द की परिभाषा लिख लीजिए। शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द की जो परिभाषा रहेगी, शब्द की जो परिभाषा रहेगी वो परिभाषा होगी दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जो वर्णों का मेल होगा वो सार्थक होना चाहिए। अगर वर्णों का मेल निरर्थक है तो फिर आपका वह शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल की, जैसे हमने लिखा घर, हमने लिखा घर। घर एक शब्द है, इसका एक अर्थ होता है। घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ प्रत्येक जीवित प्राणी अपना वास करता है। अगर हम सिर्फ वर्णों का मेल करें और घर को अगर हम उल्टा कर दें, हम कर दें रग, तो रग भी शब्दों का मेल है लेकिन सार्थक मेल नहीं है। इस कारण हम इसको शब्द नहीं कह सकते। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हमने लिखा कमल, तो कमल एक फूल का नाम है, सार्थक शब्द है। अगर हम इसको लिख दें लमक, तो यह सार्थक नहीं है। इस कारण हम इसे शब्द नहीं कह सकते। तो शब्द की परिभाषा होती है कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहेंगे। तो इस प्रकार आपका रग और आपका लमक कोई शब्द नहीं होता। जो शब्द होंगे वे कौन से होंगे, घर या कमल। दूसरी बात यह है, आइए, सामान्यता शब्द को दो भागों में बांटा जाता है। एक शब्द होता है एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। शब्द को दो भागों में बांटा गया है सामान्यतः। एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक शब्द होते हैं जैसे हमने लिख दिया रोटी, और रोटी शब्द है वो क्या है, सार्थक है। जैसे हमने लिखा पानी शब्द क्या है, सार्थक है। जैसे हमने लिखा चाय, ये सब क्या है, शब्द सार्थक हैं। रोटी का अर्थ होता है, पानी का भी अर्थ होता है और चाय का भी अर्थ होता है। अगर हम बात करें निरर्थक शब्दों की, तो जैसे आपने देखा होगा कॉमनली घर में यूज़ होता है। अगर आपके पिताजी बाहर से कहीं आते हैं और वो कहते हैं लाओ रोटी फोटी ले आओ, तो कहते हैं वो रोटी फोटी ले आओ। तो रोटी का तो अर्थ होता है प्यारे बच्चों, लेकिन फोटी का कोई अर्थ नहीं होता। इस प्रकार इसको निरर्थक शब्द कहा गया है। ऐसे ही पानी वानी ऐसे ही होता है प्यारे बच्चों। पानी वानी, अगर पानी वानी होता है तो वानी का भी कोई अर्थ नहीं होता, जबकि पानी का अर्थ होता है। फिर ऐसे ही होता है चाय साय, ऐसे ही होता है चाय शाय। तो जो फोटी है, वानी है, चाय है, ये हमारे निरर्थक शब्द हैं। इनका कोई यूज़ नहीं होता है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। इस कारण हम इन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। तो आपने शब्द के दो भेद पढ़े, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। ये सामान्यता होता है, सामान्य भेद होते हैं। अगर हम परीक्षा की दृष्टि से बात करें, अगर हम एग्जामिनर क्या पूछ सकता है उसकी दृष्टि से बात करें, तो अगर हम शब्दों का वर्गीकरण करना चाहें तो किस प्रकार करेंगे, आइए देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से शब्दों का जो वर्गीकरण होगा, आइए, परीक्षा की दृष्टि से शब्दों का जो वर्गीकरण होगा बेटा वो चार प्रकार से होगा। इस साइड हम लिखते हैं उनको। तो आप लिख लीजिए कि प्रयोग, आप हेडिंग डालेंगे अपनी, प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण।
हेडिंग डाल लीजिए कॉपी पे, प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। आपने हेडिंग डाल ली होगी, ठीक है। आइए, प्रयोग के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है रचना के आधार पर। पहला भाग है रचना के आधार पर। पहला भाग है रचना के आधार पर। दूसरा भाग है उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा भाग है उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा भाग है अर्थ के आधार पर। तीसरा भाग है अर्थ के आधार पर। चौथा भाग है व्याकरणिक या रूपांतरण के आधार पर। व्याकरणिक या रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण के आधार पर। इस प्रकार प्रयोग के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रचना के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर, नंबर 4 व्याकरणिक आधार पर। हम एक एक प्रकार का बहुत ही डिटेल में वर्णन करेंगे। आप लोग ऐसे तैयारी कीजिए कि एक बार तैयारी कर लो तो बार बार तैयारी करने की आवश्यकता ना पड़े। पता चले कि अभी पुलिस की वैकेंसी आ गई तो उसके लिए हिंदी अलग पढ़ रहे हो, जीडी की वैकेंसी आई उसके लिए हिंदी अलग पढ़ रहे हो। तो आप इस ऐसी तैयारी कीजिए कि एक बार तैयारी में ही आपका भला हो जाए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम पहली हेडिंग डालेंगे रचना के आधार पर। हेडिंग डालेंगे बेटा, पहली हेडिंग डालिए रचना के आधार पर। अच्छा, रचना को ही हम व्युत्पत्ति भी कह सकते हैं। रचना को हम व्युत्पत्ति भी कह सकते हैं। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। अब हाँ ठीक है, ये नोट कर लीजिए। चलिए आइए, रचना या व्युत्पत्ति। आप पहले इसकी परिभाषा लिख लो। चलो डायरेक्ट लिखवाते हैं, ठीक है। आओ, रचना या व्युत्पत्ति का लिखो। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। हम उनको ABC में लिखेंगे। कितने होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है रूढ़ शब्द, A होता है रूढ़ शब्द, B होता है यौगिक शब्द, B होता है यौगिक शब्द, C होता है योग ऋण शब्द। C होता है योग ऋण शब्द। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऋण शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग ऋण शब्द। हेडिंग पहले डालेंगे आप, हेडिंग A डालेंगे, A ऋण शब्द। हेडिंग A डालेंगे ऋण शब्द। हाँ डाल लीजिए, ऋण शब्द हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। इसकी परिभाषा लिखेंगे। ऋण शब्द होते हैं, इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। देखो, आप विभिन्न किताबें पढ़ रहे होंगे, उन विभिन्न किताबों में परिभाषाएं विभिन्न प्रकार की दे रखी होंगी, लेकिन अर्थ सबका एक ही है, अभिप्राय सभी का एक ही है कि रूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। या ऐसे समझ लीजिए, ऐसे शब्द जिनके अगर टुकड़े करते हैं तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उनका कोई अर्थ नहीं रहता, उन्हें हम ऋण शब्द कहते हैं। जैसे उन्हें हम ऋण शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए घर। अगर हम घर के टुकड़े करें तो घा टूटेगा और रा टूटेगा। आप बताइए, घर का तो शाब्दिक अर्थ होता है, लेकिन सिर्फ केवल घा का कोई अर्थ नहीं होता। अगर मैं कहूँ मुझे घा जाना है तो घा मतलब समझ नहीं आएगा ना कहाँ जाना है।
अगर मैं कहूँ घर जाना है तो समझ में आ रही हो कि मुझे घर जाना है, तो घा का कोई अर्थ नहीं होता और रा का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार से आप दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए हाथी। दूसरा एग्जाम्पल है हाथी, तो हा प्लस थी ऐसे टूटेगा, तो ना हा का कोई अर्थ होता है ना ही कोई थी का कोई अर्थ होता है। तो इस प्रकार परिभाषा फिर पढ़ेंगे हम। ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। आशा करता हूँ आप बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, दूसरा डालेंगे हम बी। दूसरा डालेंगे हम बी। बी में है हमारा यौगिक शब्द। बी में है हमारा यौगिक शब्द। बी में है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द की परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा होगी ऐसे शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनके, ऐसे शब्द जिनके सार्थक, जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। ध्यान समझिए भैया, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो, याद करना भी आसान है। योग में ऋण शब्द में क्या था कि सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, और यौगिक में क्या है? सार्थक खंड किए जा सकते हैं। जैसे हम बात करें हिमालय, जैसे हम बात करें हिमालय, अगर हम हिमालय को तोड़ते हैं तो हिमालय जब टूटेगा तो शब्द इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा हिम प्लस आलय। क्या हो टूटेगा? ये हिम प्लस आलय। प्यारे बच्चों, हिम का अर्थ होता है बर्फ, हिम का अर्थ होता है बर्फ, और आलय का मतलब घर होता है, आलय का जो अर्थ होता है वो घर। तो इस प्रकार क्या अर्थ हुआ? बर्फ का घर। हिमालय का अर्थ क्या हुआ? बर्फ का घर। तो हिम का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है। हम परिभाषा रिपीट कीजिए, परिभाषा पर ध्यान दीजिए। ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, जिनके सार्थक खंड, सार्थक टुकड़े किए जा सकते हैं उन्हें कहते हैं हिमालय। जैसे कि हिम प्लस आलय, हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर। कोई दिक्कत? चलिए आइए, चाहो तो एक एग्जाम्पल और ले सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल आपका है रसोई घर। दूसरा एग्जाम्पल है आपका रसोई घर। तो देखो, रसोई घर को अगर तोड़ेंगे तो रसोई का भी अपना अर्थ होता है और घर का अपना अर्थ होता है। तो ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े या सार्थक खंड हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। चलिए, एक तीसरा जो टाइप रह गया हमारा, वो तीसरा टाइप होगा हमारा सी टाइप है, योग ऋण शब्द। सी टाइप है हमारा योग ऋण शब्द। आइए योग ऋण शब्द को देखते हैं। अब आपने पढ़ा था, देखो एक बार फिर रिपीट कर लीजिए। ऋण शब्द वह थे जिनके सार्थक या खंड या टुकड़े नहीं कर सकते। यौगिक शब्द वह होते हैं जिनके सार्थक खंड कर सकते हैं। योग ऋण शब्द वो होते हैं, लिख लीजिए, परिभाषा लिखेंगे इसकी योग ऋण की। योग ऋण शब्द वह होते हैं, लिखो, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं, किंतु वह अपना सामान्य अर्थ त्याग कर एक विशेष अर्थ देते हैं। एक विशेष अर्थ देते हैं। परिभाषा रिपीट कर लीजिए। ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड, सार्थक टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन वह अपना सामान्य अर्थ त्याग कर एक विशेष अर्थ देते हैं।
जैसे 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 आपने पढ़ा होगा दशानन, जैसे क्या पढ़ा होगा आपने, दशानन। अब देखो दशानन को अगर हम तोड़ेंगे तो बेटा टूटेगा, देखो 10 प्लस आनन, क्या टूटेगा, 10 प्लस आनन। अब देखिए 10 मतलब 10 संख्या होती है, आनन कहते हैं सिर के लिए, तो 10 का भी अर्थ है और आनन का भी अर्थ होता है। देखो 10 तो कहते हैं संख्या होती है, ये 10 संख्या होती है, और आनन कहते हैं सिर के लिए, तो इसका अर्थ है कि 10 सिर वाला। अब दशानन हर किसी को नहीं कह सकते, कभी कभी आपकी क्लास में बच्चे होते हैं वो इस तरह हंसते हैं हा हा हा, तो लोग, तो आपका दोस्त मजाक में कहता है कि कैसे तुम दशानन की तरह हंस रहे हो, कैसे तुम दशानन की तरह हंस रहे हो। तो दशानन कहते हैं रावण के लिए, तो दशानन का जो अर्थ होगा फाइनली वो बेटा क्या होगा, रावण होगा, क्या होगा, रावण। कभी कभी ऐसा होता है, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, कभी एक हमने एग्जाम्पल लिया लंबोदर, एक एग्जाम्पल लिया लंबोदर। तो लंबोदर जो होता है, लंबोदर जो होता है, अगर लंबोदर को हम तोड़ेंगे तो टूटेगा लंब प्लस उदर, क्या टूटेगा, लंब प्लस उदर। लंब मीन्स लंबा, लंब मीन्स क्या होगा, लंबा, और उदर मीन्स पेट। जिनका पेट लंबा था, जिनका पेट लंबा था उन्हें कहते हैं लंबोदर। तो कभी कभी कहते हैं ना कि तुम्हारा पेट कैसे निकल रहा है लंबोदर की तरह, तो लंबोदर किसे कहते हैं, लंबोदर अर्थात श्री गणेश को कहते हैं, गणेश भगवान को कहते हैं, क्या कहते हैं, लंबोदर किसे कहते हैं, गणेश जी को। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम कह सकते हैं नीलकंठ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, नीलकंठ। ऐसे ही हम कह सकते हैं पंचानन, ऐसे ही हम कह सकते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपके होंगे। एक बात यहाँ नोट करके लिख लीजिए, योग ऋण में एक बात नोट करके लिख लीजिए, लिख लीजिए, हाँ हाँ, कि बहुब्रीहि, लिख लीजिए, बहुब्रीहि समास के, बहुब्रीहि समास के अधिकांश उदाहरण, अधिकांश उदाहरण, उदाहरण योग ऋण शब्द ही होते हैं, योग ऋण शब्द ही होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, बहुब्रीहि समास के अधिकांश उदाहरण योग ऋण शब्द ही होते हैं। वैसे तो सभी होते हैं, कोई एक आध अपवाद अगर हो तो इसलिए मैंने अधिकांश लिख दिया है। हाँ ठीक है, तो मैं, आपने पढ़ा शब्द के बारे में, एक बार फिर रिपीट कर लीजिए, फिर इसको हम मिटाएंगे। आपने पढ़ा शब्द के बारे में, शब्द किसे कहते हैं, परिभाषा सामने लिखी है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जो सार्थक मेल होता है, जैसे कि घर, जैसे कि कमल। हमने फिर आगे पढ़ा कि प्रयोग, हमने फिर आगे पढ़ा, यहाँ पढ़ा था, अच्छा मैं मिटा दिया, जो हमने पढ़ा था, फिर बताया था शब्द के दो भेद होते हैं सामान्यतः, कौन कौन से, सार्थक और निरर्थक। सार्थक में हमने चाय, रोटी, पानी, दाल, इन शब्दों को रख सकते हैं, और निरर्थक में हम चाय साय कहते हैं तो शाय निरर्थक होगा, रोटी फोटी कहते हैं तो फोटी निरर्थक होगा, पानी वानी कहते हैं तो पानी निरर्थक होगा। ऐसे ही हमने कहा कि प्रयोग के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट है भैया, प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एक नंबर 1 रचना के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर, नंबर 4 व्याकरण के या रूपांतरण के आधार पर। तो पहला 1 नंबर भाग लिया हमने, कौन सा, रचना के आधार पर। आपने देखो ध्यान से देख लीजिए, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर ही उसको कह सकते हैं हम व्युत्पत्ति के आधार पर। तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के बताए, कौन कौन से, एक रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग ऋण शब्द। जो रूढ़ शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे कि घर, जैसे कि हाथी। यौगिक शब्द वह होते हैं ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, जैसे कि हिमालय, हिम प्लस आलय, तो हिम का भी अपना अर्थ होता है और आलय का अपना अर्थ होता है। ऐसे ही हमने आगे बताया योग ऋण शब्द, तो ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड या टुकड़े तो किए जा सकते हैं
परंतु या किंतु वह अपना सामान्य अर्थ त्याग कर, ध्यान दीजिए भैया, सामान्य अर्थ त्याग कर, ये देखो सामान्य अर्थ त्याग कर एक विशेष अर्थ देते हैं। विशेष अर्थ अर्थात रावण दिया, अर्थात गणेश दिया। अगर हम नीलकंठ किसे कहते हैं? भगवान शंकर को कहते हैं। नीलकंठ किसे कहते हैं? भगवान शंकर को कहते हैं। पंचानन हनुमान जी को कहते हैं। पंचानन हनुमान जी को कहते हैं। ऐसे चतुर्भुज भगवान विष्णु को कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो अपना सामान्य अर्थ त्याग कर एक विशेष अर्थ देते हैं उन्हें हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। फिर हमने एक नोट करके और लिखा दिया है कि बहुब्रीहि समास के अधिकांश उदाहरण योगरूढ़ शब्द ही होते हैं। इसके अलावा आपको अभी अगले बार जो कल आपकी क्लास होगी उसमें पढ़ाया जाएगा उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक आधार पर। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।